नमस्कार, मैं हूं कमलेश। ग्रैंड एशियन हेडलाइंस में आपका स्वागत है। कई दिनों के विश्राम के बाद आज फिर से हेडलाइंस को शुरू कर रहा हूं और हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने समाज सेवी और हम सबके पथ प्रदर्शक श्री एमडी माखीजा जी। सर, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आइए, फ्रंट पेज पर जो खबरें छपी हैं पहले उसकी जानकारी जल्दी से आपको दे दें। सनराइजर्स को हराकर केकेआर ने तीसरी बार खिताब जीता, 10 साल बाद फिर बनी चैंपियन। ये आईपीएल से जुड़ी खबर को प्रमुखता से एक अखबार ने छापा है। मलबे में शरीर के टुकड़े, लापता मजदूरों के परिजन पहचाने नहीं, अब डीएनए टेस्ट। बेमेतरा बारूद फैक्ट्री में ब्लास्ट के 36 घंटे बाद भी वजह स्पष्ट नहीं। केरल में 1-2 दिन पहले ही दस्तक दे सकता है मानसून। तूफान रीमाल बंगाल में टकराया, मौसम बदला पर मानसून सिस्टम पर असर नहीं। लॉरेंस अमन गैंग ने कोल कारोबारी से 50 करोड़ प्रोटेक्शन मनी मांगी, नहीं देने पर 10 लाख में सुपारी दे दी, 4 शूटर गिरफ्तार। ये रायपुर से खबर है, प्रमुखता से छापी गई है। खुद को दांव पर लगाकर मौत से खींच लाए 5 जिंदगी। ये खबर भी नई दिल्ली से आग लगी थी उससे जुड़ी खबर है। कोंडागांव 28 गांव के पानी में सामान्य से 2 गुना फ्लोराइड, इसके इस्तेमाल से दांत गिर रहे। 1664 बच्चे इसकी चपेट में। बस्तर से खबर है, चमत्कारिक शख्सियत है मोदी, देश हित में की अनेक कार्य, लगातार तीसरी बार बनाएंगे सरकार। ये एक अखबार की पहली खबर है और ये जो हेडिंग है ये केंद्रीय रक्षा मंत्री तो केंद्रीय होता है, राजनाथ सिंह के साथ एक वरिष्ठ पत्रकार ने चर्चा की, उनसे जुड़ी खबर है। काली झिल्लियों में लाश के लोथड़े, साबूत शरीर नहीं मिला, अब भी 8 लापता। भिलाई की खबर बेमेतरा की इस हेडिंग से प्रमुखता से छापा गया है। पहले दी मुर्गे की बलि, फिर बेटे का काट दिया गला। राजपुर से खबर है, मारे गए 8 वर्दीधारी नक्सलियों पर थे 31 लाख के इनाम। तिवाड़ा से खबर है, और ऊपर अस्पताल नीचे गैस की अवैध रिफिलिंग, धमाके में उड़े सिलेंडर, 7 नवजात की मौत। नई दिल्ली से खबर है ये। 6 पार्टनर पर केस दर्ज, 2 गिरफ्तार, राजकोट गेम जोन में आग। कान फिल्म महोत्सव में भारत का जलवा, मिले 3 पुरस्कार, भारतीय फिल्मकारों के लिए शानदार रहा यह साल। चक्रवात रेमल का प्रचंड रूप, कोलकाता से 394 उड़ानें रद्द और स्टॉक में 2000 क्विंटल धान कम। खरीदी केंद्र प्रभारी पर केस, बिना डीओ केंद्र में धान लोड करने का मामला भी पहुंचा थाने। ये खबरें फ्रंट पेज की। राजनीति से जुड़ी खबरें अंदर हैं, चूँकि छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण में ही चुनाव संपन्न हो गया और 25 तारीख को 6वें चरण का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें करीब आधा दर्जन राज्यों में थोड़ी थोड़ी सीटों पर चुनाव हुए और उस पर भी चर्चा खूब हो रही है कि क्या होगा। अब चूँकि 6 चरण संपन्न हो गए हैं, एक ही चरण बचा है जो 1 जून को होगा और उसके बाद 4 तारीख को हमने आपने क्या आदेश दिया है उसका खुलासा हो जाएगा। अब इसी बीच में राजनाथ सिंह जी का एक बयान कि चमत्कारिक शख्सियत है मोदी, देश हित में किए अनेक कार्य, लगातार तीसरी बार बनाएंगे सरकार। तीसरी बार बनाएंगे सरकार, ये तो हर पार्टी कह रही है। मतलब ये तो कहेंगे ही, और जो छोटे छोटे दल हैं वो भी कह रहे हैं कि हम सरकार बनाने में अपनी भूमिका निभाएंगे विशेष। लेकिन एक बात उन्होंने कही, चमत्कारिक शख्सियत है मोदी, देश हित में की अनेक कार्य। आप मानते हैं चमत्कारिक शख्सियत है मोदी जी की? चमत्कारिक शब्द अलग भले आप दूसरे ढंग से ले रहे हैं जी, इसमें कोई शंका नहीं। उनकी शख्सियत जो है जी, वह एक ऐसी विशेष है जिसका चिंतन, जिसकी मनन और उसका क्रियान्वयन जी, तीनों दृष्टि से वो हमेशा एक तो देश हित, राष्ट्र हित और जनहित जी, तो ये जो उसके मन की भावना है वास्तव वही चमत्कारिक है जी। उनके मन में कभी भी। और देश चिंता नहीं करते मुझे वोट कौन देगा। आज मुस्लिम के खिलाफ जिस तरह वो आंदोलन चला रहे हैं, ठीक है, वो अलग मुद्दा, बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन वो ये उनका उद्देश्य जो है वह बस किस तरह से हम हर जन को, नीचे स्तर के लोगों को ऊपर ले जाएं, ये एक देश में हो, लेकिन उसके साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे आज जो भारत की स्थिति है, भारत का जो सम्मान है, भारत को जो लोग मानने लगे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जिससे भारत को एकदम पिछड़ा राष्ट्र मानते थे, आज वह एक सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र 3री, 4थी, 5वीं लाइन पे आ गया है। आगे चल के 3रे नंबर पे आएगा, चाहे आर्थिक दृष्टि से हो, चाहे विकास की दृष्टि से हो। आज हम हथियार खरीद नहीं रहे हैं, हथियार बेच रहे हैं जी। कितनी बड़ी बात है, ये कौन, यानी कभी कल्पना नहीं की जा सकती जी। चंद्रा पे तो इतना काम उन्होंने किया है, तो फिर मुजरा, मंगलसूत्र, अंदर बाहर, ये सब बातें प्रधानमंत्री को शोभा देती हैं? कह रहे हैं अब मैं सहमत हूँ आपसे कि इन शब्दों का
लोग अननेसरली एक विवाद बनता है। जी। मैंने ये आप जो बोल रहे हैं बहुत सही है, लेकिन कभी कभी जोश में आदमी होश खो बैठा। होश नहीं खो बैठता, जी। उसके मन में ऐसा विचार आया होगा मुजरा बोल के मैं उनको थोड़ा सा प्रभावित कर सकूं, छेड़ दूं। जी, जी। छेड़छाड़ तो खूब चल रही है अभी। उसी की छेड़छाड़ चल रही है जी। और इस छेड़छाड़ के बीच में जो खबरें आ रही हैं वो खबरें ये बता रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हो रही हैं इस बार। हो सकता है कम सरकार कितनी बना ले, लेकिन सीटें कम हो बस रही हैं। कम कितनी भी हो, जी। अपना जब बढ़त तो मिलेगी, जी। उसमें कोई शंका नहीं है। मतलब हाथी कितना भी छोटा हो जाए वो हाथी रहेगा। चूजा नहीं होगा, बल्कि वो भैंस तक तो रहेगा ही, नहीं, कितना भी दुबला होगा। हाथी रहेगा। कितना भी दुबला होगा। जी जी जी। चलिए, राजनीति की बात है तो अभी हम और आप चर्चा कर ही रहे हैं इस पर। बहुत सारी बातें आ रही हैं। छत्तीसगढ़ में 11 में कितनी सीटें जीतेंगे, कोरबा सीट हम जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं, कौन सी सीट ऐसी है जिस पर कांग्रेस भारी है, भाजपा भारी है, ये सब चर्चाएं चल रही हैं। अब इसी बीच में एक खबर जो पिछले 2-3 दिनों से हम लोग हर रोज़ पढ़ने को हम मिल रही है, और चिंता कहीं ना कहीं हमारे आपके जहन में व्याप्त हो जाती है। एक बागपत में भी घटना हुई है, एक हॉस्पिटल में आग लगी जिसमें 12 मरीजों को बचाया गया। ये आज की घटना है। एक खबर दिल्ली की है, कल बच्चों को केयर करने वाली एक हॉस्पिटल जहाँ पे आग लग गई और 6 लोगों की मौत हो गई, और बताया जा रहा है कि उसी बिल्डिंग में जिसमें वो केयर सेंटर है, उसी बिल्डिंग में अवैध रूप से ऑक्सीजन रिफिलिंग का काम भी किया जाता था। और एक घटना आपने देखी है 2-3 दिन पहले की, राजकोट की, जिसमें कई लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज है और अखबारों में आज वो छपा भी है। राजकोट गेम जोन, 28 लोगों की मौत हुई जिसमें 12 बच्चे थे। ये कहीं ना कहीं तीनों घटनाएं अस्पताल, बच्चा, इसी से जुड़ी हुई है। ये जो लापरवाहियां हैं, ये जो 3 घटनाएं हम जिसका उल्लेख कर रहे हैं, इस तरह की घटनाएं छोटी तो बहुत सारी होती हैं, वो बहुत ज़्यादा उस पर चर्चा नहीं होती, क्योंकि ठीक है, थोड़ा बहुत आग लगी और कुछ अव्यवस्था हुई जिसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा नुकसान लोगों को हुआ। लेकिन बड़ा नुकसान होने पर चर्चा शुरू हो जाती है कि ये दशा कि ऊपर चाइल्ड केयर सेंटर चल रहा है और नीचे अवैध तरीके से ऑक्सीजन रिफिलिंग का काम चल रहा है। राजकोट में जो मामला हुआ उसमें बताया जा रहा है कि बिना अनुमति के ही किया गया था। बहुत सारे टायर रखे गए थे वहाँ पे, टीन का शेड था जो आग को विकराल रूप देने में बड़ी भूमिका निभाया। ये लापरवाहियाँ हम छत्तीसगढ़ में भी महसूस करते हैं, कोरबा में भी महसूस करते हैं, पूरे देश में महसूस करते हैं। तो इसको लेकर के उसका कारण एक ही है। देखिए जी, आप जो बोल रहे हैं, हम जब अब केंद्रीय शासन की बात कर रहे थे, अब इस राज्य शासन की जो समस्या है जी, अभी, जैसे हमने हमारे मुख्यमंत्री जो है, निश्चित रूप से मैं उसकी जो चिंतन देख रहा हूँ जी, उसकी जो वास्तव में उसका भी मैं प्रशंसा करूँगा। नहीं, हम लोग राज्य स्तर पे किसी तरह की, आप नगर स्तर पे ले लीजिए, राज्य स्तर पर बड़ी बात हो गई जी, नगर स्तर पे आप सोचते हैं हर नगर स्तर पे क्या ये सावधानी रखी जाती हैं? बिल्कुल उनको नहीं। परमिशन कैसे मिल जाती है? कौन देने देखने जा रहा है कि परमिशन है कि नहीं है, और जो एहतियात बरतनी चाहिए वो बरती जा रही है कि नहीं, कौन देखेगा? हाँ, तो यही यानी समस्या, क्योंकि केंद्र शासन उसको क्या करेगा? केंद्र शासन कानून पास करेगा, सबकी जिम्मेदारी है। राज्य सरकार की जिम्मेदारी, जिला प्रशासन की हाँ जिम्मेदारी। भाई, राज्य सरकार, जिला प्रशासन और विशेष जैसे मैं बोला नगर प्रशासन सबसे महत्वपूर्ण जी, बस सबसे महत्वपूर्ण वही। क्योंकि हमने देखा था, कोरबा की स्थिति तो अभी बात करना बेकार है, लेकिन सामान्य रूप से हर जगह, चाहे रायपुर हो चाहे कोरबा, रायपुर की कितनी बड़ी दुर्घटना हुई जी, कम बात है क्या? तो हर बेमेतरा जगह में जो उसका उल्लेख करना भूल गया था कि वो खैर अस्पताल से ही जोड़ दिया था, लेकिन इसको भी जहाँ पे बारूद तैयार की जाती है, बारूद को की पैकेजिंग होती है, वहाँ पे इतना बड़ा धमाका होता है, लाश के लोथड़े मिल रहे हैं। बहुत सारे ग्रामीणों का अभी तक पता ही नहीं है, और राज्य सरकार ने कह दिया है कि जो लापता है हम उनको 5 लाख देंगे। अब हो सकता है उसमें सबूत मांगे जाएं, वो बात की बात है। बल्कि बेमेतरा के लिए तो मैं कहूँगा, आप जैसा बोल रहे हैं, जी, दुर्घटना देखिए, दुर्घटना तो दुनिया में होती है, कोई बड़ी बात नहीं है जी, और वहाँ जो दुर्घटना है उसके लिए आज 1 साल से नहीं, वो तो 20 साल 25 साल से चल रहा है जी, और 20 साल से भगवान ने ऐसी स्थिति नहीं लाई। कभी कभी दुर्घटना हो जाती है, वो अलग मुद्दा हो गया, लेकिन लापरवाही जो होती है वो नहीं होनी चाहिए। उसके लिए प्रशासन मैं तो बताऊँ, देखो होटलों में वो होना चाहिए, अपना वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, होती है क्या? जी, हर जगह, कोई कहीं भी देख लीजिए, कुछ भी नहीं। तो वो उसके लिए यदि चिंतन हो, राज्य प्रशासन और नगर प्रशासन खास तौर से जब सशक्त होगा और मजबूती के साथ अपनी जो उनकी भूमिका है, जो उनको कर्तव्य है, जो उनकी जिम्मेदारी दी गई है, उसको निभाएंगे,
तो मैं समझता हूँ कि दुर्घटनाएं टल सकती हैं, खत्म तो नहीं होंगी। जी जी दुर्घटना तो एक टल सकती हैं और उसको टालना भी बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। और एक बात ये भी होती है कि कहीं कोई घटना घटती है हाँ। तो उससे सबक हर प्रदेश को, हर जिला प्रशासन को, हर नगरीय क्षेत्र को लेना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो लोग सक्रिय रहते हैं उनको भी लेना चाहिए। अब मुझे याद आता है कि अभी कुछ दिन पहले पिछले सप्ताह ही कवर्धा में घटना घटी थी जिसमें बड़ी संख्या में मजदूरों की मौत हो गई थी, गाड़ी पलट गई थी। और उसके बाद फिर एक अभियान चलाया गया पूरे प्रदेश में। तो कोरबा में भी चला, बिलासपुर में भी चला, रायपुर में भी चला कि भार वाहक वाहन जो हैं उसमें अगर उनको ढोया जा रहा है, लोग लेके जाए जा रहे हैं उसमें, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। कार्रवाइयाँ हुई, चूँकि वहाँ पे एक कैंपर में आप भर के ले जा रहे थे और उस कैंपर में आप सोचिए कि 28-30 लोग बैठे हैं और कैसे बैठे रहे होंगे, कैसे खड़े होंगे, इसको तो कल्पना की जा सकती है। और उस तरह का दृश्य फिर से छत्तीसगढ़ में उपस्थित न हो, देश के अन्य हिस्सों में उपस्थित न हो, इसलिए सरकार ने अपनी तरफ से निर्देश दिया, जिला प्रशासन ने कोशिश की, तो वैसी कोशिश इस मामले में भी तो होनी चाहिए। केंद्र शासन ने क्या निर्देश दिया बोल रहे आप? नहीं, केंद्र ने नहीं, राज्य सरकार ने दिया कि कवर्धा में जैसा हुआ। एक प्रश्न उठा रहा हूँ जी। वास्तव में बताया ना, मोदी की सोच अलग है जी। मोदी की सोच से उसका राष्ट्रीय चिंतन रहता है। उन्होंने ये घोषणा की कि एक्सीडेंट करने वाली गाड़ी ड्राइवर को भागना नहीं है जी, उसको भागने न दिया जाए, क्योंकि उस पर उसकी बिल्कुल निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी, उसको सजा मिलेगी जी। इस पर पूरा देश आंदोलन कर गया। हाँ, जो ट्रक वाहन चालक जो है वो सबसे ज्यादा यानी क्या गलत उसने कहा भाई जी, आप एक्सीडेंट करके भाग जाते हो जी, तो क्या ये उचित है? क्या ये न्यायोचित है? कोई न्याय है? नहीं तो वो भी तो तर्क देते हैं कि हमको तो मार डालेंगे लोग अगर हम वहाँ खड़े रहेंगे। हाँ, नहीं खड़े मार डालेंगे तो आप आगे जाके अपने दे दो, सरेंडर कर दो जी। उसका भी नियम बनेगा जी, उसके भी नियम नहीं है उसमें नियम कि आप सरेंडर कर देंगे, 2-3 दिन का समय भी दिया गया है। फिर उसके बाद आपके खिलाफ वैसी कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन वो भयभीत हो जाते हैं, उनको लगता है कि कहीं भयभीत नहीं, मैं तो ये कहूँगा आप मानेंगे जी, जितनी गाड़ियाँ बढ़ रही है क्या ड्राइवर उतने तैयार हैं हमारे? बिल्कुल नहीं है। क्या बिना मूछ वाले दाढ़ी वाले ड्राइवर आपको बहुत मिल जाएंगे, नाबालिग मतलब। फिर जी, आप कैसा, यानी उस सारी व्यवस्था आप नीचे ऊपर कितनी, और आप मैं समझता हूँ रोज मैं पेपर पढ़ता हूँ, रोज 2 दुर्घटनाएं जरूर दिखाई देती है। बिल्कुल बिल्कुल 2 दुर्घटना रोज, वो कोई भी दिन खाली नहीं जा रहा है। दुर्घटनाओं में कारण वही है जी, किसी न किसी लापरवाही, किसी न किसी उटपटांग ड्राइविंग, लापरवाहियाँ, गाड़ी ठीक से खड़ी न करना, कुछ भी कई चीज़ें हो जाती है, कहीं दुर्घटना भी हो जाती है। लेकिन ये जब रोज हो रही हैं और उसके लिए केंद्र शासन ने दिया तो पब्लिक अपना स्वार्थ देखती है, हाँ, व्यक्तिगत स्वार्थ पे चले जाते हैं। तो यहाँ समूह राष्ट्रहित और जनहित जी 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 दोनों मारे जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए ये जो घटनाएं हुई हैं, इन घटनाओं की पुनरावृत्ति कोरबा में न हो, छत्तीसगढ़ में न हो, इसलिए राज्य सरकार से भी आग्रह, जिला प्रशासन से भी आग्रह है कि जो भी चाइल्ड केयर सेंटर चल रहे हैं, जो भी अस्पताल चल रहे हैं, जहाँ पे लोग अपने प्राण की रक्षा के लिए जाते हैं, जहाँ अपने बच्चों के, नवजात शिशुओं के प्राण की रक्षा के लिए भर्ती कराते हैं, वहाँ पे अगर लापरवाही की जा रही है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, या कार्रवाई करें ना करें, लेकिन उसको व्यवस्था को दुरुस्त मुख्य है कि व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए कि ईश्वर न करे, खुदा न ख्वास्ता ऐसी घटना कोई अगर घट जाती है तो लोग बाहर निकल आएँ, उनके प्राण संकट में न पड़े, उनको प्राण न गंवाना पड़े। ये कोशिश जिला प्रशासन को सभी अस्पतालों में व्यवस्था नहीं कि एक्सीडेंट होता है आपको उतरने के लिए दूसरी जगह चाहिए, नहीं है हर जगह। हाँ, मतलब ये जो बहुत लापरवाहियां हैं, बहुत लापरवाहियां हैं। अगर वो घटना घटती है तब ये पता लगता है कि तो फलानी जगह ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। और ये तो जहाँ भी घटेगा ऐसे ही होगा, जहाँ भी घटेगा ऐसे ही होगा। इसलिए ज़्यादा नुकसान हो और पब्लिक सड़क पे आकर के इन लोगों को पीटना शुरू कर दे जिनके यहाँ वो दवा लेने या दुआ के लिए जाते हैं, वो भी दुरुस्त हो जाए और प्रशासन की मजबूती हो। एक ही प्रश्न किया जाए जी, प्रशासन मजबूत हो और निश्चित रूप अपनी जिम्मेदारी को निभाए, व्यवस्था करे, केवल नाम के लिए पेपर मत छपे जी, काम के लिए छपे। जी जी जी। और ऐसा नहीं करेंगे तो फिर वही अराजकता की स्थिति निर्मित होती है। आदमी खुद जब उसको लगता है कि मेरे अब हुआ है ना भाई, आपके बेमित्रा में पूरा घेर रखा है लोगों ने, बोल रहे हैं कि अब हमारे परिजन गायब हैं,
उनके बारे में कोई जानकारी आप नहीं दे रहे हैं, तो हम अस्पताल को, उसको फैक्ट्री को ही जला डालेंगे या इसको ख़त्म कर देंगे, उनके मालिकों को पकड़ो, आक्रोश है। उनके लोगों को मिल जाएगी। हाँ ठीक है, नहीं है उनको भी उनके नाम से कुछ कुछ मिल जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं जी। लेकिन उनका आक्रोश जो है, मैं वो ये बात कर रहा था कि अगर किसी के, जैसे राजकोट में बच्चों की मौत हुई, दिल्ली में बच्चों की मौत हुई, बागपत में तो ईश्वर की कृपा रही कि 12 मरीज थे, उसमें उनको सबको शिफ्ट कर दिया दूसरी जगह, उनके प्राण संकट में आए इससे पहले ही। ये घटना अगर हमारे शहर में कहीं होती है और पब्लिक सड़क पे आ गई, तो मैं वही कहा कि बेमित्रा में अगर सड़क पे आई तो चलिए ठीक, एक प्रोमाइसेस की बात थी। लेकिन अगर पब्लिक सड़क पे आ गई कि ऐसे ही हमारे ज़िले में जितने अस्पताल है, हमारे प्रदेश में जितने अस्पताल है, वहाँ बहुत सारी व्यवस्था है, तो फिर क्या होगा? फिर तो बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आना चाहिए, आना चाहिए पब्लिक, आना तो चाहिए, आएंगे लोग, और प्रशासन उससे सचेत हो जी, और कुछ कर सके, जब करे। हमारे ऊपर व्यक्तिगत तौर पर आती है तब हम हल्ला मचाते हैं, लेकिन अगर पड़ोसी के ऊपर हो रही है कोई ऐसी दिक्कत आई और आप उसके साथ खड़े हो ना, तो समझ लो कि समूह बन रहा है और फिर एक वातावरण बनेगा और उसके बाद फिर सबको ठीक कर लेंगे। एक खबर बड़ी महत्वपूर्ण लगी है रायपुर से, हालांकि कोरबा से वो खबर वाबस्ता है, कोरबा से जुड़ी हुई है। RKTC एक कंपनी है कोरबा में, ये देश के अन्य हिस्सों में भी काम करती है और उसके मालिकान जो हैं वो हम लोगों के सबके बड़े प्रिय हैं, और उनके भाई को टारगेट में ले करके यहाँ गोली चलाई गई थी 2022 में उनके ऑफिस में, और 6-7 महीने के अंदर लोग पकड़े गए थे। जो पकड़े गए थे झारखंड के थे। अब वही ग्रुप फिर से छत्तीसगढ़ में सक्रिय हुआ और 50 करोड़ रुपए की फिरौती किसी से मांगी गई थी। उनको कहा गया था कि आपको प्रोटेक्शन हम देंगे, यानी सुरक्षा देंगे, आप हमको इतना पैसा दो, नहीं तो हम आपके प्राण के दुश्मन बन जाएंगे। उनको कल गिरफ्तार किया गया। कल क्या गिरफ्तार किया कि एक सप्ताह 10 दिन से लगातार एक मुहिम चलाई जा रही थी पूरे देश में उस गैंग से जुड़े हुए लोगों को पकड़ने की। अब उसमें एक नाम आया है लॉरेंस बिश्नोई का, जिसको दाऊद इब्राहिम गैंग से भी जोड़ा जाता है। पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में बहुत सारे, दिल्ली में बहुत सारे कत्लों में उसको मास्टरमाइंड माना गया है। उसकी एंट्री छत्तीसगढ़ में हो रही है, तो ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत सतर्क हो जाने वाली बात है कि एक तो हम तो नक्सलवाद से जूझ रहे हैं, ऊपर से माफिया अगर यहाँ इस तरह के सक्रिय हो जाएंगे। बहुत बड़ी बात होती है जी, इसमें कोई शंका नहीं। और वास्तव में जिस तरह से ये ग्रोह हैं, लॉरेंस बिश्नोई ग्रोह, जो 2-3 ग्रोह है पूरे, और उस मौत के बाद भी वो कौन है जो अभी जिसकी मौत हुई जेल में जाते वक्त गोलियों से, उनका ग्रोह अभी भी चालू है। जी जी जी। तो मुझे तो कल इसमें यूपी याद आता है जी। निश्चित रूप से योगी जी मोदी के स्तर पर ही पूरे राज्य को एक सुशासन देने की पूरी कोशिश करते हैं, और उन्होंने जिस यानी इतना विरोध होने के बावजूद मुस्लिमों के खिलाफ तब जानते हुए भी एक भी शब्द कहीं से नहीं निकलता जी, और वहाँ उसके बाद भी शासन उसी तरह अच्छी तरह से चल रहा है। ये व्यवस्था पूरे देश को देखनी चाहिए। जी जी। और यदि इस तरह से सभी प्रदेश, क्योंकि वहाँ यूपी से बच वो छत्तीसगढ़ में कर रहा, कहीं और करना शुरू कर देता है, तो सभी प्रदेश यदि इसमें इस तरह के चिंतन ले आए, कोई व्यक्तिगत नहीं, कोई धार्मिक नहीं, कोई सामाजिक नहीं, न्याय के अनुसार, कानून के अनुसार हम सब रहें और कानून के अनुसार चले, तो मैं समझता हूँ बहुत सी समस्याएं अपने आप खत्म होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारे कानून को नहीं मानते, हमारी व्यवस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयास करते हैं, वो ऐसे तत्व हैं जिनको देशद्रोही कहा जा सकता है, और ऐसे देशद्रोहियों के लिए देश में तो जगह नहीं होनी चाहिए। मैं एक और बात मेरे मन में आई, आज आपने बताई जी, क्या न्याय हमारा इतना लंबा क्यों खींचता है? अपराधी क्लियर है, अपराधी है, सब साबित होता है, उसके बाद भी किसी न किसी कारण से उनको जमानत भी मिलती है, उनको छूट भी मिलती है। 20 साल से केस चल रहे हैं, 15 साल से केस चल रहे हैं, 25 साल से केस चल रहे हैं, और जबकि इतने बड़े बड़े केस, छोटे मोटे केस नहीं। तो ऐसी न्याय व्यवस्था भी, इस पर भी चिंतन होना चाहिए कि इतना लंबा उनको छूट देने, यदि अपराध है अंदर करो, छोड़ दो, दो में से एक काम करो जी। और केवल वो उसको बहाना है कि मैं अभी हूँ, चाहे अभी कई चीज़ें इसके साथ जुड़ी हैं, वो उनको मैं नहीं ले रहा हूँ, लेकिन वास्तव में कहीं ना कहीं चिंतन होना चाहिए इसके ऊपर भी। बिल्कुल चिंतन हो रहा है, लेकिन बस सिर्फ चिंतन ही हो रहा है। उसके बाद सांसद चुनाव लड़ते हैं, उसके बाद विधायक चुनाव लड़ते हैं, इतने बड़े अपराध करने के बाद जी। और ठीक है कि हमारी कानूनी प्रक्रिया बड़ी जटिल है, बड़ी उलझी हुई है,
पेशी, और उसके बाद फिर इस अदालत से ऊपरी अदालत, ऊपरी से ऊपरी, फिर उसके बाद फिर कहीं ना कहीं से उसमें वकील लोग बुद्धि लगा करके फिर दूसरी निचली अदालत में फिर उसको मामले तो इतना लंबा कर देते हैं कि अपराधी आराम से अपना जीवन काट लेता है। और उसको अगर कहीं होता ना, कहीं को बोले 25 साल की उम्र में उसने हत्या की, सामूहिक रूप से कोई हत्या हुई है, हत्याकांड, और जब उसकी उम्र 90 साल हुई तो उसको सजा मिल रही है, और उसके साथ वाले जितने लोग थे सब दुनिया से जा चुके हैं। तो ऐसा न्याय देने से क्या फायदा हुआ? उसमें भी चिंतन, जी जी, इस पर भी कई चीजें अब जी जी, हाँ, वो अब एक साथ हेडलाइंस में नहीं किया जा सकता, विषय तो बहुत सारे हैं जिसपे घंटों घंटों चर्चा की जा सकती है। एक और खबर है, मारे गए 8 वर्दीधारी नक्सलियों पर थे 31 लाख के इनाम। 3 जिलों की पुलिस सुरक्षा बलों 3 जिले की पुलिस व सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। ये हांदावाड़ा रेखावाया के जंगल पहाड़ी में घटना हुई थी। ये बस्तर संभाग के हैं। अब इसी से जुड़ी एक खबर और है। दीपक भाई जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक टिप्पणी की कि जिनको मारा गया वो नक्सली नहीं है, और वो बिल्कुल गांव के लोग थे और निरीह थे, बेगुनाह थे, उनकी हत्या की गई। विजय शर्मा जी जो उप मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, गृह मंत्री भी हैं, उन्होंने हाथ जोड़ करके निवेदन किया दीपक भाई से कि आप ही बताएं कि नक्सलवाद के खात्मे का क्या तरीका निकाला जाए। और उसी पे है कि 31 लाख रुपए का उनके ऊपर इनाम था, और ये मुकदमे जो उनके ऊपर दर्ज हुए थे जिसके एवज में 31 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था, सारे मुकदमे भूपेश बघेल की सरकार जब थी तो उस समय किए गए थे। तो सवाल वही पूछ रहे हैं कि आपने जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था तो उनको निर्दोष कैसे कह रहे हैं? अब यहाँ पे यह भी मैं व्यक्तिगत तौर पे इसका पक्षधर हूँ। जैसे आपने कहा योगी जी का काम करने का तरीका, आज अगर विष्णुदेव साय जी की सरकार नक्सलवादियों को गोली से उड़ा रही है, उनके ऊपर बम फेंके जा रहे हैं, तो मैं कहता हूं कि निश्चित ही पूरे प्रदेश को ही नहीं पूरे देश के लोगों को इसके लिए प्रदेश सरकार को साधुवाद देना चाहिए कि आप ऐसे लोगों को मार रहे हैं जो हमारे लोकतंत्र को नहीं मानते, और ऐसे लोगों को मार रहे हैं वो मारा करते हैं जो निरीह लोग हैं, गांव के लोग हैं, और जिन फौजी उनको अर्धसैनिक बल के या डीएफ के लोगों को, डिस्ट्रिक्ट फोर्स के लोगों को मारते हैं, वो भी साधारण परिवारों के लोग होते हैं। वो टाटा बिरला अंबानी के घर के लोग नहीं जो सिपाही और वहाँ पे हवलदार का काम कर रहे हैं। तो इनको मारने का जो प्रयास या नक्सलवाद को खत्म करने का प्रयास प्रदेश सरकार कर रही है, कांग्रेस को उसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। निश्चित रूप से कांग्रेस के किसी को भी नहीं जी। और मैं समझता हूं हमारे हाथ दो ही हैं, इसलिए मैंने वही बात कही आप, इसीलिए शायद जिस तरह कर रहा है जी, जिस दृढ़ता के साथ कर रहा जी, है, उसके बाद भी डरेगा, जो झुकेगा नहीं जी। ये कितना भी वो बहस तो कोई छोटी चीज़ है, चाहे राहुल आके कह दे तब भी नहीं मानने वाली है। और निश्चित रूप से मैं अभिनंदन करूँगा। और दूसरे देशों, जैसा मैंने योगी की बात की, वैसे हमारे साय जी, वैसे ही हमारे मध्य प्रदेश के भी जो अभी आए हैं वो भी इस तरह सशक्त नई टीम जो आ रही है, मैं इसके लिए भी मोदी की प्रशंसा करूँगा। जी जी जी। उन्होंने जिस तरह से चिंतन किया है और चिंतन करके जो परिवर्तन किया है जी, उसके पीछे बहुत बड़ा लक्ष्य है, बहुत बड़ा उद्देश्य है और बहुत बड़ी कल्पना चिंतन है। तो ऐसा निश्चित रूप से परिवर्तन होते रहना चाहिए, क्योंकि लगातार एक जगह रहकर आदमी निश्चिंत हो जाता है, इसलिए ये बल्कि एक व्यवस्था होनी चाहिए। तो वो तो उनके साथ भी होता है। लोग तो बोल रहे हैं 75 को भी हो रहे हैं, आडवाणी जी को, मुरली मनोहर जोशी को, उनको सबको तो आपने किनारे कर दिया था। उम्र की बात अलग है, वो उम्र कोई बाधा नहीं, उम्र कोई बाधा नहीं। अब मैं भी लेकिन उनको तो यही कहा गया था कि 75 साल से ऊपर के हैं, इसलिए अब इनको मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया जाए। तो मोदी जी भी तो धीरे धीरे 75 के हो ही जाएंगे अगले साल 2025 में। हाँ ठीक है जी। खैर ये होता है कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे, लेकिन ऐसा नहीं, ये जो उपदेश दे रहे हैं वो सही कुशल वाली बात नहीं है। नहीं ठीक है। अब आप क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं पसंद करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, एक मिनट बताइए। चलिए आपने बात की, मुझे जितने विरोधी हैं हमारे किसी भी पार्टी के, एक व्यक्ति मेरा प्रधानमंत्री के लायक है। आप मुझे अपने कांग्रेसी हैं जो भी, मैं नहीं जानता, मुझे बताइए। मैं कोई सी नहीं हूँ, कोई नहीं हूँ, कोई नहीं। अब बताइए कौन ऐसा व्यक्ति है जो वास्तव में राष्ट्र का प्रधानमंत्री बनने लायक है? विरोध में कौन सा ऐसा? नहीं, वो तो देखिए जिसको अवसर दिया जाता है। हमारे देश में कई बार जब जवाहरलाल जी की मौत हुई तो उस समय हुआ कि अब क्या होगा देश का। फिर उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी की जब असामयिक निधन हुआ उनका ताशकंद में, तो उस समय कहा गया था अब देश का क्या होगा। इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई तब भी यही देश कहने अरे क्या होगा। तो ऐसा नहीं है कि वीरों से खाली है हमारी धरती। क्यों, ठीक है, हम ही
अब दुनिया से हम चले जाएंगे, हमारा बेटा परिपक्व है तो संभालेगा, वो थोड़ा हो सकता है ऊपर नीचे। तो देश जो है वो वीरों से खाली नहीं है, देश जो है राजनेताओं से खाली नहीं है, कोई ना कोई तो जगह को लेगा। नाम बताइए आप जी, कोई ना कोई लेगा, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सभी है, हाँ, ये कह सकते सभी है। जब और फिर आप ये भी जानते हैं अच्छी तरह से कि हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी चलाती है बहुत कुछ, जब राबड़ी देवी चला सकती हैं बैठ करके शासन को, सही बात है। बहुत सारे उदाहरण हैं ऐसे, तो वो सब कुछ चलता है। आप इन सब चीजों को अच्छी मानते हैं? नहीं, अच्छा नहीं मानता। मैं भी कई ठो मामले में मोदी का प्रशंसक हूँ। उन्होंने जिस तरह से दबंगई से काम किया है, मैं प्रशंसक हूँ उनका। लेकिन कुछ चीजें हैं जो कहीं किंतु परंतु लेकिन की गुंजाइश छोड़ती हैं। कोरबा को रुक कर लेते हैं, और ये खबरें जो हम कोरबा पर भी चर्चा करेंगे ना, वो राष्ट्रव्यापी है। वो खबर आपको हर जगह मिलेगी। जैसे 2 करोड़ मूड़ा पार तालाब में खर्च, गर्मी में सूखा, भुरभुरी मिट्टी से नहीं रुकता है पानी, एक खबर है, ये सब जगह है। आरकेटीसी के दफ्तर पर हमला कराने वाले अमन साहू गैंग के 4 और आरोपी को रायपुर से धर दबोचा, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। पोड़ी प्रोड़ा के 500 किसानों ने बंजर जमीन को बना दिया उपजाऊ, क्षेत्र में भूजल स्तर काफ़ी नीचे, मेहनत और लगन से बंजर भूमि को बनाया उपजाऊ, आम व काजू के पौधे रोपे। मौसम की ऐसी मार, कोरबा में 80 तो कटघोरा में मात्र 90% हुआ तेंदुपत्ता संग्रहण, तेंदुआ हीट स्ट्रोक का शिकार, वन विभाग ने किया रेस्क्यू, उपचार जारी। कटघोरा वन मंडल के एतमानगर रेंज का मामला, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कटघोरा CSC का किया औचक निरीक्षण। TP नगर संपार फाटक पर घंटों फंसी रही मालगाड़ी, तीसरे इंजन का सहारा मिला, तब आवाजाही हुई बहाल। बरसात के बारे में है खबर की, बंगाल में जो चक्रवात उठा है, जो समुद्री तूफान आया है, उससे हमारा जो मौसम का जो एक सिस्टम है हमारे यहाँ का, प्रकृति ने जो बनाया हुआ है, वो बाधित नहीं होगा। लेकिन खबर यह भी है कि हीट वेव जो है इस समय पूरे देश में चल रही है, नौतपा शुरू हो गया है, आज से शायद शुरू हो रहा है, और माना यह जा रहा है कि छत्तीसगढ़ का अधिकांश जिला, हो सकता है शाम तक कुछ हवा कहीं चल जाए, क्योंकि पश्चिम बंगाल का थोड़ा बहुत असर यहाँ आएगा। लेकिन जिस तरह से गर्मी है, हम आपसे बात कर रहे हैं, हमारे सिर पे लगा हुआ AC भी ऐसे लग रहा है कि खाली पंखा चल रहा है, यानी गर्मी का प्रकोप अभी सुबह का वक्त है, और जिस तरह से दिखाई दे रहा है स्वाभाविक बढ़ रहा है। और ये गर्मी, पानी की किल्लत, ये खबर भी अखबारों में हम पढ़ रहे हैं, और ऐसे में हमारी नज़रें कहाँ टिकती हैं? तालाबों पर, नदियों पर, जहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम हमारे बुजुर्गों ने सदियों पहले बना दिया था। और जिस तालाब की बात कही जा रही मूड़ा पार की, इसको बनाने के लिए कोरबा की पहली महापौर श्याम कंवर ने काफ़ी पैसा खर्च करवाया था, नगर निगम का और NTPC का, बालको का, इनका, और भी तालाब कोरबा में है। सरोवर धरोहर योजना एक चलाई थी डॉक्टर रमन सिंह ने, उस समय मुख्यमंत्री थे, तो उसको लेकर के पूरे प्रदेश के तालाबों का जीर्णोद्धार किया गया था। क्या चंद दिन मेहनत करने के बाद हमारी इस विरासत को नष्ट हुए हम देखने के लिए विवश हैं? नहीं, फिर आपने वही व्यवस्था की बात निकाली जी। नहीं, इसके लिए तो आम आदमी की भी जिम्मेदारी है, आम आदमी की जिम्मेदारी कि तालाब में आप ले जाकर के गंदगी डालोगे। देखिए, आप ठीक बोल रहे हैं, ये आप आम आदमी की बात कर रहा हूँ। हम बहुत गाली दे देते हैं प्रशासन को, शासन को। हाँ, नहीं, हमारी क्या जिम्मेदारी है? नहीं, ठीक बोल रहे आप, लेकिन ये जितने आप बता रहे हैं उसमें एक तो गर्मी तो अभी कोरबा ने झेली नहीं है। हाँ, सौभाग्य हमारा। हाँ, बीच में मौसम थोड़ा सा ये अभी एक दिन से हुआ है, और नौतपा तो सामान्य प्रवृत्ति है हर साल जी। तो बाकी कहा आपने, जैसा एक बात जो आपने कही ना, आप फिर मुझे कहने का बड़ा दुख होता है कि अब बोलना अच्छा लगे या नहीं, कि पिछले वर्ष की जो चिंतन रहता था, कोई भी काम करो, आज पानी की व्यवस्था उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री योजना पानी की व्यवस्था दी जा रही है जी, नल जल योजना जी। लेकिन नल जल योजना के जो देने का कार्य रहता है प्रदेश का रहता है, और उसमें कितना क्या है मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है जी। सब जगह व्यवस्था बहुत ही गड़बड़ है, पानी उस तरह कहीं नल खराब है, कहीं टंकियाँ टूट रही हैं, कहीं, तो ये इसके पीछे जो प्रशासन, जो मैं फिर कह रहा हूँ, निश्चित रूप से जितनी बात बता रहे हैं ना, प्रशासन जब मजबूत होगा ये सब व्यवस्थाएं अपने आप सुधरेंगी। जी। आप वहाँ जाते हैं, उनकी व्यवस्था क्यों जाते हैं? उनके पास उसकी सुविधा नहीं कि जहाँ हम जाएँ शौचालय के लिए, या तो वो शौचालय बनाई जाए, आखिर जाए तो जाए कहाँ? कई समस्याएं बिल्कुल जी। इसलिए मैं जो चिंतन है, जब तक हम लोग उस स्तर पर नहीं सोचेंगे जी, तो समस्याएं पूरी तरह समाप्त होनी मुश्किल है।
उस स्तर पर जब सोचना शुरू करेंगे, उस तरह उसकी व्यवस्था करेंगे, और उसके लिए कितना पैसा डीएम फंड से आता है, कितना यूज़ होता है आप भी जानते हैं जी, कितना नहीं होता है। तो ये जब बातें होती हैं, उससे जो योजनाएं हैं, जो चिंतन है, वो पूरा खत्म हो जाता है। जी, जी, तो वो एक महत्वपूर्ण है हमारे। जब तक हर एक व्यक्ति के मन में देश हित जनहित नहीं होगा या अपना लोकहित वहीं का केवल उतना भी चिंतन कर ले, तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात होगी। जी, आपने एक बात कही, हर व्यक्ति के मन में आना चाहिए। हाँ, हर व्यक्ति का। ये वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम, जिस तालाब की और जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिस संकट की पानी के मामले में, तो स्वाभाविक है। वो हम सब जानते हैं कि प्रदेश की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है। हर गांव में पानी पहुंचाने का प्रयास चल रहा है। छत्तीसगढ़ के कोने कोने में पानी पहुंचाने की कोशिश चल रही है। भूपेश बघेल की सरकार के समय भी काम हुआ, अभी भी काम हो रहा है। सवाल ये उठता है कि राज्य सरकार अपना काम करे, केंद्र सरकार अपना काम करे, जिला प्रशासन अपना काम करे, सिर्फ इतना तक ही सीमित रख लेंगे क्या अपने आप को? हमारी आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है कि हम पानी को बचाएं, क्योंकि योजनाएं तो आपके पास आ जाएंगी। प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छी पहल की है, लेकिन जब वाटर लेवल ही खत्म हो जाएगा, वाटर लेवल जितना नीचे जा रहा है, धीरे धीरे अगर इस धरती माँ की के गर्भ को हमने सुखा दिया, तो पानी आएगा कहाँ से? वाटर लेवल क्यों कम हो रहा है? इसलिए कि हम दोहन कर रहे हैं और पानी हमारा उसमें धरती में जा ही नहीं रहा है। वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम तालाब और नदियां तो थी जो हमारे बुजुर्गों ने दिया था, कुएं थे। अब हम ड्रेन टू ड्रेन पक्की कर दे रहे हैं, नाली पानी जा ही नहीं रहा नीचे जमीन में। तो आखिर ये तालाब वही तो काम करते थे। अब तालाब में अगर हम जाके कचरा डालेंगे, तालाब पे अतिक्रमण कर लेंगे, धीरे धीरे 10 एकड़ का तालाब जो है वो 10 डिसमिल में आके सिमट जाएगा और उसमें पूरा कचरा भरा रहेगा। तो आखिर क्या कर रहे हैं हम? ये तो हमें आपको सोचना पड़ेगा ना। बहुत सही। और नहीं सोचेंगे तो फिर ऐसे ही खबरें लगेंगी, ऐसे ही हम लोग चर्चा करेंगे, और एक दिन ये आएगा, हम लोग तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ियां हो सकता है पानी के लिए मरें, पानी के लिए संघर्ष करें, या फिर वो खारा पानी पीने के लिए बेहोश हो जाएंगे। हो सकता है कोई तरीका निकाला जाए उसका भी। जैसे कहा जाता है कि इजराइल में खारे पानी को पीते हैं, थोड़ा सा उसका तरीका बदल देते हैं, लेकिन वो स्थिति हमारे देश में ना आए, इसलिए ज़रूरी है कि हम और आप अभी से सुधर जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। टीपी नगर संपार फाटक पर घंटों फंसी रही मालगाड़ी, तीसरे इंजन का सहारा मिला, तब आवाजाही हुई बहाल। अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक टिप्पणी की थी मेरे YouTube चैनल पे भी चला था, न्यूज़ पे, जिसमें मैंने कहा था कि एक सज्जन मुझे मिले सुबह, और सीधा उन्होंने कहा, वो शब्द लिखते समय और अभी बोलते समय मुझे संकोच लग रहा है, लेकिन उन्होंने जो बोला उसी आक्रोश में मैंने स्वीकार किया और उसी आक्रोश में मैंने लिखा था और बोला था। उन्होंने कहा, कमलेश भाई हम लोग हिजड़े हो गए हैं क्या? मैंने उनसे कहा कि भाई साहब आप हुए होगे, मैं नहीं, क्यों बोल रहे हैं आप ऐसा? तो उन्होंने कहा, यार रेलवे इतना हमारे साथ बेइंसाफ़ी कर रहा है, छत्तीसगढ़ के साथ, कोरबा के साथ, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वो बात कहीं ना कहीं मुझे अंदर तक कचोटी, और फिर मैंने अपना दर्द बयां किया था, बहुत गुस्से में लिखा था, बहुत सारी प्रतिक्रिया उस पर मुझे मिली। चूँकि हम लोगों ने एक संघर्ष किया था कोरबा विकास समिति के बैनर तले, और उस समिति के संयोजक के रूप में एमडी माखीजा जी ने हम लोगों को सबको चालना दिया था, और हम एक सफलता प्राप्त किया था। हंसदेव एक्सप्रेस लाए थे। बार बार लोग बोलते हैं कि आप लोग अब क्यों शांत बैठे हो? अब तो आप अब हमारे साथ बैठे हो। अभी इन्होंने कहा कि मैं 80 वर्ष का हो गया हूँ, तो 80 वर्ष की उम्र में भी ये कहते हैं कि मैं बिल्कुल आप लोगों के साथ चलने को तैयार हूँ। मैं तो 62 का ही हूँ, हमसे 18 साल बड़े हैं। ऐसी स्थिति, अगर ऐसा मन सबका हो जाए तो ये खबर हमको पढ़ने को नहीं मिलेगी, घंटों मालगाड़ी फंसी रही। हम शहर के इस कोने से उस कोने जाते हैं तो कम से कम 3 रेलवे फाटक हमें पार करना पड़ता है। ये संकट हम झेल रहे हैं, ट्रेन सुविधाएं भी हमें नहीं मिल रही। आखिर कब लोगों का, मतलब लोग बोलते हैं गुस्से में कब उनका सिर एकदम चकराएगा कि पकड़ो और उनको पीटो। हो सकता है ये असंवैधानिक हो इस तरह की भाषा बोलना, लेकिन क्रोध आता है मन में। नहीं, मन में क्षोभ तो आएगा ही, और ऐसी समस्याएं जो फाटक वाली तो बहुत कम होती है कभी कभी जी, लेकिन अभी जो एक बड़ी समस्या मैं देख रहा था जी, आपकी गाड़ी ट्रेन लेट आ रही है, कोई बात नहीं, कोई भी एक भी गाड़ी आज समय पे अपने कोरबा नहीं आ रही है, कोई भी गाड़ी बिल्कुल नहीं, खासतौर से लंबी गाड़ी। इसीलिए उन्होंने उस शब्द का इस्तेमाल किया था। हाँ, समझिए जी। तो उसको लेट आ रही है। लेट आना एक, चलो एक कई प्रक्रियाएँ होंगी, वो तो बड़ी लंबी चर्चा का विषय है, लेकिन लेट आ रही है। लेकिन उसके बाद उन्होंने अब जो शेड्यूल चेंज करके रीशेड्यूल वाला शब्द डाल दिया है जी,
रीशेड्यूल करने के बाद आप टिकट भी कैंसिल नहीं करवा सकते। जी। आप बताइए, आप फंस गए, आप जा भी नहीं सकते कहीं। रीशेड्यूल घोषणा, हाँ जा तो नहीं सकते। अगर आप वहाँ पहुँच गए तो कई बार होता है ऐसा। आपने सोचा 3 घंटे लेट है, आप पहुँच गए 2 घंटा पहले जी। और उसके बाद रीशेड्यूल किया 3 घंटे और लेट। जी। तो सोचिए उसके बाद जहाँ जाना है वहाँ कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। जी। और रीशेड्यूल के बाद टिकट कैंसिल करेंगे, पैसा नहीं मिलेगा। एक नया नियम और बड़ा ठीक है, महत्वपूर्ण होगा, राष्ट्रीय स्तर की बात है, लेकिन आप रीशेड्यूल कर रहे हैं और उसके बाद तुरंत पैसा वापस नहीं होगा तो जो नहीं जाना चाहता वो भी मर जाता है, और फिर बिना कैंसिल करवाता है तो एक पैसा नहीं मिलता। तो ये कई ऐसी बातें हैं जो वास्तव में चिंतन, राष्ट्रीय स्तर के चिंतन की बात है। केवल रेलवे के लिए हम जैसे चर्चा कर रहे हैं आप, और जो प्रयास हमने किए थे सबने मिलके, हम बोले हमने किए तो मैं तो नहीं कहता कि पूरे कोरबा ने किए थे। बिल्कुल। कोरबा का पूरा चैम्बर, पूरा प्रदेश, कोरबा शहर के नगरवासी अपने साथ थे, अभी भी है जी। अभी भी आप प्रयास करेंगे तो ऐसा नहीं है कि सहयोग नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा, और मिलेगा, और पूरी तरह सहयोग मिलेगा। केवल चिंतन करके सकारात्मक रूप से, जैसा हम लोग करते रहे हमेशा, चाहे हंसडे गाड़ी लाने की योजना हो, तो हम आंदोलन भले न करें, लेकिन मैं चाहूँगा कि आपके इस माध्यम से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ अपने साथियों के साथ कि हम लोग कम से कम रेलवे प्रशासन से जाकर मिल करके जी, जो ऐसी समस्याएं जो कहीं हल हो सकती हैं, टल सकती हैं, क्योंकि यानी किसी विरोध के अभाव में वो बिल्कुल मुक्त शासन हो गया उनका, निरंकुश हो गए हैं, निरंकुश हो गए आपने बोला, हैं। निरंकुश हो गए। जी। कोई पूछता नहीं, कोई मना कर रोकता नहीं, कोई डांटता नहीं, कोई बुरा नहीं मानता, तो चले जा रहे हैं। जी, तो जी। उसके लिए जरूर एक ऐसी व्यवस्था हो कि कम से कम उन व्यवस्थाओं को जो टाली जा सकती हैं, बहुत सी होंगी, जी जी इसमें कोई शंका नहीं है। जी जी जी, हाँ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मालगाड़ी एक आगे जा रही है, आपकी गाड़ी पीछे, फिर वहाँ रोक दिया, फिर आगे जा रही है, फिर अरे एक बार उसको रोक के क्रॉस करवा लो ना, जी जी जी, खत्म हो जाए। नहीं तो वो ऐसी चीज़ें जो हैं उसको कम से कम यदि चर्चा करके निराकरण की हम कोशिश करें तो बहुत कुछ लाभ मिलेगा। और दूसरी बात, जैसे आपने कही, यदि आपको रीशेड्यूल करनी है, जी ठीक है, तो कम से कम उसी समय रीशेड्यूल कर, जैसे गाड़ी का समय है जी, तो इंतजार करवा के फिर क्यों कर रहे हो? हाँ, 3 घंटे पहले इंतजार करवा लिए और उसके बाद अचानक रीशेड्यूल करने के साथ आप लोग समय दो, जो 1 घंटे के अंदर कैंसिल करवाएगा उसका पैसा मिलेगा। जी, एक ऐसा प्रश्न कर सकते हैं। बिल्कुल रीशेड्यूल आपने तुरंत कहा और तुरंत पैसा नहीं मिलेगा बोलेंगे, तो उससे तो कुछ ऐसा समय हो, आज रीशेड्यूल कर रहे हैं, इसके आधा घंटे के जो भी समय, उस समय के अनुसार आधा घंटा ही सही, आधा घंटे में आप टिकट कैंसिल करोगे तो आपको पैसा मिलेगा। जी जी, हाँ, मतलब कुछ सिस्टम बनाना पड़ेगा। और एक बात और आती है, जो आपने कहा कि एक मालगाड़ी जाती है, फिर पीछे से ये जो हम लोग देखते हैं ना, आप अगर आ रहे हैं या जा रहे हैं कोरबा से या छत्तीसगढ़ के दूसरे हिस्सों से, विशेष करके कोरबा के लोगों का, तो वो कष्ट इसलिए है कि मालगाड़ियों को प्राथमिकता दी जा रही है। और मालगाड़ियों को प्राथमिकता क्यों दी जा रही है, कहने में मुझे कोई संकोच नहीं, मेरे खिलाफ चाहे तो मुकदमा दर्ज करा दें कि जो अधिकारी यहाँ बैठे हैं वो अश्विनी वैष्णव को, नरेंद्र मोदी को भी नहीं पता होगा नहीं। हाँ। यहाँ जो अधिकारी बैठे हुए हैं जोन में और मंडल में, ये 1 नंबर के भ्रष्ट लोग हैं। ये इन मालगाड़ियों के जो मालिक हैं, मतलब माल के जो मालिक हैं, वो चाहे बाल्को हो, एनटीपीसी हो या और भी जो सार्वजनिक प्रतिष्ठान है, निजी प्रतिष्ठान है, वहाँ पे मालगाड़ियाँ पहले पहुँचे हैं माल लेकर के, इसके एवज में वो पैसा लेते हैं। हमारी आपकी गाड़ी को रोका जाता है, उनकी गाड़ी को पहले निकाला जाता है, इसके लिए उनसे पैसा लिया जाता है। अब ये पैसा ऊपर जाता है अश्विनी वैष्णव, नरेंद्र मोदी तक मैं नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ, पुख्ता बात कर रहा हूँ कि इनको सबको पैसे दिए जाते हैं प्रति महीने, थैले में नोट भर करके लोग ले जाते हैं इनके पास पहुँचाने के लिए, और ये काम सभी लोग कर रहे हैं। तो वो उनको, जिनको अपना दिख रहा है, वो कोई राष्ट्र हित में काम थोड़े कर रहे हैं, वो तो डकैती डाल रहे हैं। और ऐसे डकैतों को ठीक करने के लिए एक बार फिर मुझे लगता है 4 जून के बाद हम लोगों को कुनमुनाना पड़ेगा। लोग कह रहे हैं, फिर से कहना शुरू कर दिया लोगों को, अरे यार आप लोग आगे बढ़ो, हम लोग सब साथ में हैं। तो करेंगे कोशिश ऐसी। हाँ, नहीं होगा तो हम तो कहते हैं कि सुभाष बाबू की बात मानोगे तो उसी भाषा में बात करेंगे आपसे। हाँ, आप अगर बापू की बात नहीं समझ में आ रही, महात्मा जी की बात समझ में नहीं आ रही, उनके तरीके से कोई आंदोलन होता आपको समझ में नहीं आएगा, तो सुभाष बाबू के तरीके से भी आंदोलन करने के लिए अब कोरबा के लोग मन बना रहे हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की स्थिति का निर्माण छत्तीसगढ़ में ना हो, तो आप जो बेइंसाफ़ी कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, उसके लिए चेत जाएं, नहीं तो गड़बड़ है।
हाँ बोले और उसके लिए चर्चा मिलें, चर्चा करें, बिल्कुल निश्चित जी रूप से। बिल्कुल बिल्कुल। और क्योंकि अभी अपने साथ जवांगन जी भी हैं, वो भी अपना अच्छा सहयोग कर सकते हैं। सभी सहयोग करेंगे। हमने पहले भी आंदोलन किया था तो सारे के सारे लोग एक साथ खड़े थे, वो चाहे श्रमिक नेता हो, सामाजिक संगठन हो, कांग्रेस भाजपा के, बसपा के और दूसरे वामपंथी दलों के लोग हों, वो सारे के सारे लोग एक मंच पे थे। और तभी तो इसको कह सकते हैं रक्तहीन क्रांति हुई थी। कुछ नहीं, सिर्फ मिलने में ही सब कुछ हुआ था। बड़ा चर्चा करना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इतना बड़ी बात है, किसी को दुकान बंद करने के लिए कहा नहीं गया, जिसके लिए लोग दल वाले लाठियां लेके निकलते, किसी को नहीं कहा गया जी। किसी ऑटो वालों को नहीं कहा गया। इतनी बड़ी हैरानी थी। चाय वाले वो आपके समय में हुआ था, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो आंदोलन हुआ था जी, बिना कहे पूरा जिला बंद था जी। पानी तक नहीं मिला था लोगों को, पानी तक लोगों को नहीं मिला। और ये अपने आप स्वस्फूर्त जी, और वो होगा, पीछे लक्ष्य था। हाँ, लक्ष्य था। और अभी भी लोगों को ये समझ में आ जाता है ना, जब आप उनसे बात करोगे कि नहीं ये लोग अपने स्वार्थ के लिए खाली अपना, कि मेरे को लोग जाने इसलिए काम कर रहे हैं कि कोरबा के हित में बात कर रहे हैं, ये सब जानते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अगर हम किसी से सहयोग के लिए हाथ बढ़ाते हैं कि भैया ये कार्यक्रम करना है, आपसे सहयोग चाहिए, तो देखते हैं कि हाथ सही जगह पे है ना, सही जगह जाएगा, अपनी जेब में जाएगा कि उस लोक कल्याण के काम में लगेगा। तो जब उनको ये भरोसा रहता है ना कि ये लोक कल्याण के कार्य में ही इस पैसे को लगाएंगे, तो वो धन हम अपेक्षा करते हैं कि उनसे 10,000 मिलता है, उनसे 20,000 मिलता है। वैसे ही जब लोगों को लगता है ना, क्योंकि वो इतिहास सबके साथ चलता है, और वो इतिहास हम लोगों के साथ नहीं है कि हम लोग अपने स्वार्थ के लिए कोई काम कर लें। कुछ लोग हैं जिन्होंने बेचा है आंदोलनों को, और ऐसे लोगों से लोग वाकिफ हैं जी। नहीं है कहने में कोई, यहाँ बैठने के बाद मुझे पता नहीं क्यों सच बोलने की एक बीमारी हो जाती है। मैं तो अपने बारे में भी बोलता हूँ। कल ही मैंने एक खबर लगाई थी कोयले वाली, जिसमें मैंने ये कहा है कि मेरी बिरादरी के लोग भी इसमें खूब मांस मदिरा का जुगाड़ किए हैं, खूब पैसे बटोरे हैं 2 नंबरियों से। उसमें मैं अपने आप को भी नहीं पृथक करता ना, तो फिर जब सच कहने की बात होती है तो कहना चाहिए। हमसे गलती हो रही है तो हमको भी स्वीकार करना चाहिए कि हाँ ये गलती हुई है। चलते चलते भूविस्थापितों पर दबाव बनाकर जबरदस्ती मकान खाली करने किया जा रहा है विवश, इस खबर पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लें। जहां हम लोग बैठे हैं, जहां पे बात कर रहे हैं, जिस शहर की बात कर रहे हैं, जहां के हक हुकूक की बात कर रहे हैं, इस शहर को अगर किसी ने बसाया है तो वो थे यहाँ के भूस्वामी, जिन्होंने अपनी पुश्तैनी ज़मीन राष्ट्रहित में दी। और उनके साथ अगर ये स्थिति बनती है कि लोगों को घर खाली कराने के लिए, ज़मीन खाली कराने के लिए वहाँ पे खाकी वर्दी वालों का खौफ दिखाया जाता है, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। उसमें एक चीज़ और, माखीजा जी का पक्ष लेने से पहले मैं एक बात और कहूँगा कि इसमें भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने नौकरी भी प्राप्त कर ली है, मुआवजा भी प्राप्त कर लिया है, अभी भी वो चाहते हैं कि हमको कुछ और मिले। ऐसे लोगों को छोड़ करके जो लोग वाकई जिनके साथ अन्याय हो रहा है उनको डराने की जो कोशिश होगी, वो नक्सलवाद और इस तरह के राष्ट्र विरोधी कह लो लोकतंत्र विरोधी गतिविधियों को कहीं ना कहीं संरक्षण देने वाली बात होती है। इसको भी ख्याल रखना होगा। क्या कहेंगे आप, ये जो इस तरह की हरकतें की जा रही हैं? दोनों बातें स्पष्ट कर दी जी, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से ये कमजोरियाँ, मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, शासन स्तर पर जो कमजोरियाँ हैं उसका प्रभाव है जी। कोई देखता नहीं। कितने तालाब भर दिए गए, कितने ही, पूरा चले जाइए आप खरमोड़ा की तरफ, हर पूरी जगह जहाँ जहाँ खाली मैदान पड़े थे, खाली जंगल पड़े थे, वहाँ चले जाइए पूरा यहाँ से दरी रोड पे अपना चौक से चली वहाँ तक अपना डैम तक जी, पूरा भरा गया है जी। कोई देखने वाला नहीं। और बड़े बड़े लोग, छोटे छोटे लोग नहीं, बड़े बड़े लोग कब्जा कर रहे हैं जी। तो हर जगह यही स्थिति है। तो उसमें वही बात करो, हमारा प्रशासन, या तो ये हो सकता है कि प्रशासन में संख्या कम है कंट्रोल करने वालों की जी, उसको बढ़ाया जाए जिससे सब समस्या हल हो। यदि कंट्रोल है तो बट अलग अलग काम दिए जाए तो जिससे हर कोई अपना अपना एक काम देखता है, तो मैं समझता हूँ काफ़ी हो सकता है। आपने जैसा कहा, कई ईमानदार हैं जो चुप बैठे हैं, उनको सज़ा मिल जाती है, और जो लूट खसोट के खा गए वो अपना आनंद भी ले रहे हैं, और फिर उसके बाद भी अपना कह रहे हैं विस्थापित है, हम कुछ नहीं मिला। जी, तो इन स्थितियों में तो क्या कहा जा सकता है। और खासकर पुलिस वर्दी तो कल उनको तो मौका मिलता है जी, तो ये भी एक मौका, तो ये मौका जो है वो भी नहीं होना चाहिए। जी जी। इस विषय पर अभी लोकसभा चुनाव के दरमियान जो भी राजनेता कोरबा प्रवास पर आए या कोरबा
संसदीय क्षेत्र में उनका हुआ तो वहाँ सब जगह ये बात आई। भू विस्थापितों के बाद सब लोगों ने, मीडिया के लोगों ने भी इस विषय पर उनसे उनका बयान लिया, तो बोले नहीं नहीं इनके साथ बेइंसाफ़ी हो रही तो उसको हम ठीक करेंगे। ये बातें हर बार कही गई हैं। तो अगर कहीं उनके साथ कुछ लोग गलत हैं, यानी मिल गया और उसके बाद भी आंदोलन कर रहे हैं, तो उनको किनारे करिए। हाँ। और जिन लोगों के साथ इंसाफ नहीं हुआ है, वाकई वो ज़मीन दे दिए हैं और उनकी मुआवजा और नौकरी की मांग आज भी अधूरी है, तो उनके साथ न्याय जल्दी से जल्दी हो। नहीं तो फिर क्या होगा कि वो कहीं ना कहीं हमारी व्यवस्था के विपरीत वो बात करना शुरू कर देते हैं। पूरे प्रदेश में होगा ये, तो एक जगह हाँ, सबकी बात कर रहा हूँ मैं, पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में है ये समस्या तो पूरे देश की है। जहाँ भी ये प्लांट लगेगा वहाँ ज़मीन ली जाएगी, जहाँ खदानें होंगी वहाँ ज़मीन ली जाएगी। और प्लांट तो ठीक है, लंबे समय तक खींचते रहते हैं। हाँ, अब आप बाल को, इतना दिन हो गया, बुढ़ा हो गया बाल को, अभी भी वहाँ के लोग को बीच में ऐसी बात आई थी कि हमको मुआवजा नहीं मिला है। STPP NTPC के लोग खड़े हो जाते हैं। NTPC के लोग तो अभी भी आंदोलन कर रहे हैं, लगभग 1.5 वर्ष हो गया उनको आंदोलन करते हुए। तो ये तो एक प्लांट आपने लगाया तो उसके 200, 500, 1000 एकड़ आपने ज़मीन ले ली, उसका ही लफड़ा नहीं निपटा पा रहे हैं। तो ये SCCL या खदानों का क्षेत्र तो निरंतर बढ़ता रहता है, वहाँ भू विस्थापित और बढ़ते ही जाते हैं। भी मालूम नहीं की। जी। तो उसके लिए तो जो रणनीति, जो नीति बनी है, उस नीति पर क्रियान्वयन हो, और जो इस क्रियान्वयन में लापरवाही करते हैं उनके खिलाफ भी कठोर कदम उठाने की जरूरत है। क्योंकि अधिकारी आते हैं और सोचते हैं हमको क्या करना है, हम तो अपना CR सुधरवा लेंगे, कि हमने तो प्रोडक्शन किया, ज़्यादा खर्चा नहीं होने दिया, और उसके चक्कर में, CR के चक्कर में ये लोग बेचारे बिलाव बन जाते हैं। ऐसा एक बात शासन वाले जैसे SCCL वगैरह बोल रहे हैं, जानबूझ के नहीं करते होंगे, कहीं ना कहीं मैं नहीं समझता कि वो इस तरह के, उनको क्या लेना देना। नहीं, कई अधिकारी तो ऐसे होते हैं भाई साहब, व्यक्तिगत तौर पे मैं कई अधिकारियों को जानता हूँ जो बोलते भी थे बात आ रहे, कौन लफड़ा मोल करे, अपना प्रोडक्शन बढ़ाओ और कर लो, हमारा तो CR ठीक हो जाएगा, हमारा प्रमोशन हो जाएगा। कौन लफड़े में जाए लाठी खाने, वहाँ भू विस्थापितों की गाली खाने, तो वहाँ जाते ही नहीं थे। और अगर बड़े अधिकारी जाकर के उनके साथ आराम से बैठ करके खटिया पे चर्चा करिए आप उनसे, तो वो आप उनको उनसे हमदर्दी जताइए, दिल से हमदर्दी जताइए। सिर्फ भाव, वो भाव अंदर कुछ रहे और सामने कुछ रहे, ऐसा नहीं। तो जब उनको लगेगा कि अधिकारी हमारे हित में बात कर रहा है तो वो सही बात कहेंगे। और जब आप नहीं करते हो तो उनके साथ जो बेईमान लोग हैं वो हुआ करने लगते हैं। तो समझ में नहीं आता कि ये जितनी संख्या सब है कि इसमें 2, 4, 10 ही हैं। तो उसको, हालांकि जिला प्रशासन ने 1-2 बार इस पर गंभीरता से चर्चा की है लोगों से कि रास्ता हमेशा के लिए ये जो रुकावट है उसको दूर करके दुरुस्त किया जाए। अब करते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर इस तरह की खबरें आती रहेंगी और हम और आप पढ़ते और इस पर चर्चा करते रहेंगे। चलिए, हेडलाइंस कहीं विराम। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। जी। अभी मैं पढ़ा था AI के माध्यम से लोग, बदमाश लोग ठगी कर रहे हैं, ठगी करे, किसी का रूप धर करके, किसी आवाज बदल करके और उसको ठगी कर रहे हैं। ये AI क्या करेगा आगे चल के, और क्या हमारे देश में होगा, देश में, क्या दुनिया में, ये तो बड़ी समस्या है। तो ये जितना है शोध, उसके पीछे ये भी चिंता हो रही है किस तरह इसको रोका जाए, अन्यथा इस तरह के हमेशा बहुत केस होते रहेंगे। उसका सदुपयोग किया जाए, इस पर खूब चर्चा होती है कि इसका सदुपयोग कैसे किया जाए। लेकिन सदुपयोग करने के लिए जो आगे बढ़ते हैं उनसे ज़्यादा दुरुपयोग करने वाले आ जाते हैं। और हम लोग तो, ये भी एक बड़ा मज़ेदार विषय है, हम लोग पढ़ा करते हैं कि रूप बदल करके इंद्र ने अहिल्या जी का मतलब उनके साथ अनाचार किया था, कह लिया जाए। तो ये AI तो अभी सिर्फ एक आवाज़ बदल के, या आवाज़, आपकी आवाज़ में बात करके कि आपके बच्चों को, आपके माता पिता को, आपके दोस्त को ठगी का शिकार बना रहे हैं। लेकिन ये रूप बदल करके भी कल ये शुरू हो जाएगा, तो फिर वो हर घर में रार पैदा करवा देंगे लोग। तो ये विज्ञान का जो उन्नति है विज्ञान की, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए घातक भी होती है। और वो घातक बनाने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई सरकार को कराने की जरूरत है, तभी ठीक होगा। नहीं तो फिर ये अभी अब आपने कहा तो मुझे याद है कि अभी 2 दिन पहले ही इसी AI के माध्यम से कोरबा के ही एक व्यापारी के, जो अब बाहर रहते हैं कोरबा से, ये बता रहे थे लोग, मैं दावा नहीं करता कि सही कहा उन्होंने, लेकिन इस तरह की बात आई थी कि 50 लाख रुपए की ठगी हुई थी। और ये बोल करके कि आपके बेटे के ऊपर दिक्कत है, उसको ज़रूरत है, या मुझे ज़रूरत है, बेटे को देना है, ऐसा करके कुछ किया गया था। तो ये चल रहा है। हम लोगों के पास खबरें करीब करीब सप्ताह में 1-2 इस तरह की आती हैं, और हमेशा यही आग्रह करते हैं कि जब तक आप तस्दीक न कर लें, भरोसा न करें।
क्योंकि अक्लमंद खूब घूम रहे हैं, हम अगर बेवकूफ़ बन जाएंगे तो फिर हमको बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, हमारी धन संपदा, हमारी इज्जत मान मर्यादा सबको लूट लेंगे। इसलिए थोड़ी सी सजगता की ज़रूरत है, तो फिर सब कुछ ठीक होगा। चलिए विराम। बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम देखने के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत दिन बाद आप आए, समय निकाले। आप जैसे मैंने कहा कि 80 वर्ष की उम्र में भी और हमारा स्टूडियो ऊपर है, चढ़ने में हमें दिक्कत होती है, फिर भी आपका और मेरा प्रेम है, हमारे प्रति प्रेम है माखीजा जी का, कि वो इस उम्र में भी सीढ़ियाँ चढ़ने से संकोच नहीं करते और आपके सामने बिल्कुल बेबाकी से अपनी टिप्पणी करने के लिए हाजिर हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात कहना चाहूँगा जी, मैं 100 साल जीऊँगा इस निश्चित है। बिल्कुल, कौन कहता है ऐसा? क्योंकि तभी जी जब मैं सक्रिय रहूँगा जी, और बस आप सक्रिय बनाने की भूमिका निभाते हैं जी जी, मैं और युवा हो जाता हूँ। नहीं आप 100 से ऊपर जाएंगे, 100 से ऊपर जाएंगे। अभी आप पूरी तरह से जितना आप काम कर रहे हैं, जितना आप, जो आदमी 30 दिन में 25 दिन सफ़र करता हो, अपना सामान लेकर के ट्रेन में सफ़र करता हो और जो भी कार्यक्रम कहीं भी हो वहाँ पहुँच जाते हो, तो उनको हम ये कह सकते हैं कि 80 साल के आप युवा हैं। इसलिए अभी बहुत दिन हम लोगों का आशीर्वाद और इस शहर को आशीर्वाद आपका मिलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, बहुत बहुत स्नेह बना रहे, बहुत बहुत धन्यवाद।